सपने देखेंगे तो हौसले की उड़ान से मंजिल मिल ही जाएगी। हेड्सअप न्यूज़ के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। हेड्सअप न्यूज़ के पॉडकास्ट में आज मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जिनकी काबिलियत और उनकी मेहनत के बदौलत इन्होंने डायरेक्शन के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल की है। जी हाँ, बात कर रहा हूं संतोष बादल जी से। बहुत बहुत स्वागत है हेड्सअप न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में। संतोष जी, कैसी रही आपकी जर्नी, कहाँ से शुरुआत हुई और औरंगाबाद के आप रहने वाले हैं जी। तो आप विस्तार से बताइए कैसे गांव से आप निकले और मुंबई में आपने एक मुकाम हासिल किया। और इससे पहले कि आप कुछ बताएं, हम दर्शकों को एक बात ज़रूर बता दें कि इन्होंने डायरेक्ट किया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो बहुत पुराना सीरियल है लेकिन बहुत फेमस सीरियल था। और कई एक फिल्म है इनकी, अभी एक आने वाली फिल्म है जो फ्लोर पे है, शूटिंग चल रही है। आई मीन शूटिंग का काम चल रहा है, जिसमें राजपाल यादव, पंकज त्रिपाठी और बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं उसमें। जी, कैसे शुरुआत हुई आपकी? देखिए, मेरे फिल्म लाइन में जाने की वजह तो मेरे अंदर जो शुरू से ही बचपन से एक स्किल था, जो जन्मजात स्किल था, उसको मेरे पापा ने पहचाना। और चूँकि मैं हमेशा ये बोलते रहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट लाइन में, ख़ास करके एक्टिंग लाइन और तमाम चीज़ों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब कि जो तुम्हारा स्किल है उसमें तुम सबसे ज़्यादा डेवलप हो सकते। मेरे गार्जियन ऐसे थे कि उनका कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे बच्चे के अंदर ये स्किल है और लगता है उन्हें कि इस तरफ जाना है। तो उन्होंने शुरू से ही इंस्पायर्ड किया कि एडुकेशन बहुत ज़रूरी है, किसी भी क्षेत्र में जाओगे एडुकेशन बहुत ज़रूरी है। पहले तुम मैट्रिक अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना, और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ का सफ़र तुम शुरू कर दो बहुत ही यंग एज से ही। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। आजकल तो कई एक ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को थोपते हैं, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको आईएएस बनना है, तुमको आईपीएस बनना है। लेकिन आप बहुत फॉर्चुनेट है कि आपके पेरेंट्स ने बोला कि पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के तो फिर किसी भी क्षेत्र में रहें वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जी। तो ज्ञान जरूरी है, साथ साथ जिस क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है, जहाँ आप जाना चाहते हैं, वहाँ आप शुरुआती दौर से ही, कम उम्र में ही उस डायरेक्शन में आप बढ़ जाएं। तो फिर क्या हुआ, आपके पिताजी ने आपको मार्गदर्शन दिया और बहुत कम उम्र में ही आपको मार्गदर्शन सटीक मिल गया। तो फिर उसके बाद का जर्नी क्या रहा, कैसा रहा? चूँकि मेरी फैमिली काफ़ी एजुकेटेड थी, मेरे पापा बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो शुरू से, और उनको मतलब ये बात अजीब सी लगेगी लेकिन उनके जैसा अद्भुत पर्सनालिटी बहुत कम ही लोगों को मैंने देखा है। तो उन्होंने बोला कि मैट्रिक के काम करो औरंगाबाद ज़िले में, जिस ज़िले का मैं रहने वाला हूँ। उन्होंने बोला कि औरंगाबाद ज़िले में तुम्हारा कोई स्थान होना चाहिए मैट्रिक में, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम अच्छा कर सकते हो। और मैंने दिन रात पढ़ाई की, मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर लाया। मैं औरंगाबाद में 1 ऑफ द 1 to 10 जो लोग थे उसमें मैं शामिल था। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम जाओ मुंबई। अब सोचिए कि वो मेरे ऐसे गार्जियन थे कि मुंबई जाओ बेटा, ट्रेन पे चढ़ जाओ, जहाँ तुम्हें जाना है। उस तरह की कहानियाँ ही ऐसी होती है कि आदमी ट्रेन पे चढ़ जाता है और मुंबई उतर जाता है, और फिर जो संघर्ष होता है उसको तुम करो। हालांकि मैं चाहता तो बड़े सुनियोजित ढंग से वहाँ जाकर बहुत अच्छा फ्लैट लेता, एक गाड़ी भी लेता, मेरी फैमिली उस कैपेसिटी में थी। बट पापा ने मतलब छोड़ दिया कि भाई, हाँ, आप समुद्र में कूद जाओ और आप तैरो, नदी में कूद जाओ और तैरो। आप सोचिए कि 15 साल का बच्चा मुंबई पहुंचा और स्टेशन से उतरा, फिल्म लाइन को पहचाना उसने। कई स्टूडियोज़ में मैंने चक्कर लगाए, और मेरे पापा लगातार जो है ट्रंक कॉल पे मुझसे बात करते रहते थे। और उनका ये हुआ कि एक काम करो, जो इस लाइन से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ तुम लग जाओ। तो फिर मुझे एक स्टूडियो मिला जहाँ पे वहाँ एडिटिंग स्टूडियो होता था, और वहाँ का लड़का नहीं था। तो उन लोगों ने मुझे ऑफ़र किया कि तुम। तो आपने क्या आर्ट डायरेक्शन भी सीखा किसी डायरेक्टर के साथ और एडिटिंग भी सीखा? हाँ, मैं चूँकि मेरी प्लानिंग डायरेक्टर की थी,
तो पूरा पापा ने बताया कि डायरेक्टर बनने के लिए तुम्हें पहले फ्लोर पे काम करना सीखना होगा, फिर एडिटर बनना होगा, फिर कैमरामैन भी बनना होगा और फिर डायरेक्टर बनो, ये तुम्हारी सीढ़ी है। तो फिर मैंने वही किया। मैं जाकर जैसे तैसे शूटिंग में कभी स्पॉट बॉय बन जाता था, कभी सेटिंग वाला, कभी कुछ, ऐसे करके मैंने जर्नी निकाली 6-7 महीने। उसको समझा। फिर मुझे लगा कि एडिटिंग तो कोई स्टूडियो में जाना पड़ेगा। स्टूडियो का चक्कर लगाया। उसी दरमियान मुझे एक स्टूडियो मिला जहाँ मुझे स्टूडियो बॉय की तरह रखा गया। 900 रुपये महीने थे और वहाँ पे मैंने बड़ी ही मतलब कि डे नाइट स्टूडियो का भी काम करता था और जो एडिटर काम करते थे या जो करवाते थे उनको बहुत ऑब्जर्व कर रहा था। माइंडली एक रजिस्टर रखता था मैं, कौन क्या बोल रहा है और कैसे एडिट हो रहा है, कौन से मशीनों के वायर कैसे जा रहे हैं, वो पूरा मैं रात भर उस पर सोचता रहता था। तो लोगों ने जब देखा कि इसको इतना इंटरेस्ट है तो उन लोगों ने मशीन में भी मेरा इंटरफेरेंस जो है बोला कि तुम ऐसे ऐसे करो संतोष, तुम कैसेट लेकर लाओ, तुम मशीन में डाल दो। वो मेरी स्टार्टिंग हुई और धीरे धीरे उसी स्टूडियो में जहाँ मैं चाय बनाता था, 900 रुपये का पगार मिलता था मुझे। जबकि आपके फादर चीफ इंजीनियर थे तो आपको उस तरह का काम करने की जरूरत नहीं थी, आप आराम से फ्लैट लेके रह सकते थे। जी जी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सटीक आपको दिशा निर्देश दिया और मार्गदर्शन दिया कि आप वहां जाएं और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। तो वो स्टूडियो में, जिस स्टूडियो में मैं नौकर था, उसी स्टूडियो में मैं एडिटर बना। गौतम अधिकारी जी मेरे डायरेक्टर थे और उन्होंने बोला कि नहीं संतोष को ब्रेक दो, और वहाँ पे मैं एडिटर बना। और उसके बाद फिर मेरी जर्नी, चूँकि एडिटर के बाद कैमरामैन मुझे बनना था और मुझे डायरेक्टर बनना था, तो उस दरमियान कैमरामैन बनने का कोई स्कोप तो नहीं मुझे मिल रहा था। लेकिन होमी वाडिया जी, जिनको मैं गॉडफादर मानता हूँ, उनसे मैंने बोला कि सर मुझे डायरेक्टर बनना है। होमी वाडिया बहुत बड़ा नाम है जी डायरेक्शन के। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ तुम मेरे पास, और वहाँ से उन्होंने मुझे अपने असिस्टेंट रखा। हालांकि मैं सारा काम वैसे ही करता था, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं थी। उनके भी घर का काम, चाय कॉफ़ी बनाना, उनके साथ दिन रात बॉय की तरह रहना, असिस्टेंट भी रहना। और उसी दरमियान मेरी एक मंशा और थी। जब मैं गाँव से निकला था तो लोग बोलते थे कि एक्टिंग नहीं बाबू, तुम स्क्रीन में नहीं दिख रही हो। तो जब मैं एक बार फ़ोन पे बात कर रहा था और माँ को मैं समझा रहा था कि मम्मी मैं पर्दे के पीछे काम करने वाला हूँ मैं, और वो सेट था, शपथ एक सीरियल थी, वो सेट था जहाँ पे किरण कुमार भी इस बात को सुन रहे थे, सुदेश बेरी भी इस बात को खुद सुन रहे थे, कुलभूषण खरबंदा जी इस बात को सुन रहे थे और होमी वाडिया जी सुन रहे थे। ब्रेक का समय था। अभी अचानक सुदेश बेरी उठा, जो मेरा सीरियल का हीरो था, और उसने पकड़ा, बोला होमी एक काम कर, तू अर्जुन सिंह को खोज रहा था ना, तेरा एक डबल रोल जो डॉन वाला ट्रैक है वो संतोष को दे दे, है ना। और पलक झपकते जो है, मैं असिस्टेंट तो था ही, और मुझे डॉन ट्रैक का जो डबल रोल है, एक इंस्पेक्टर एक गांव का, वो मुझे शपथ सीरियल में मुझे मिला। और एक लंबा जर्नी, मेरी पहचान बनी उस समय। ट्रेन में जब मैं जाता था या रास्ते में घूमता था तो लोग बोलते थे कि अरे ये तो अर्जुन सिंह है, इतना फेमस। मैं, सुदेश बेरी मेरे को स्टार थे, किरण कुमार को स्टार थे, कुलभूषण खरबंदा को स्टार थे, होमी वाडिया जी को स्टार थे। तो मतलब मल्टीपल स्टारों के साथ मैं एक्टिंग का भी काम कर रहा था, उनके साथ डायरेक्शन में भी असिस्टेंट था और बाकी काम एडिटिंग का भी कर रहा था। इसी दरमियान एकता कपूर जी से संपर्क में आए, होमी जी ने मिलाया, और कहीं किसी रोज़ एक शो था, उस शो में हमारी एंट्री हुई, हम लोग कर रहे थे। और एकता ने बोला कि एडिटर है, मेरा एडिटर चला गया है तो संतोष कुछ दिन तो एडिट कर ले। तो जब मैं एडिट करने लगा तो कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ से भागने के प्लान में आ गया। मैं बालाजी कुछ नहीं था, बालाजी बहुत छोटे, हाँ, वो गैरेज में उनका ऑफिस था। तो मैंने एकता को बोला कि भाई मुझे तो डायरेक्टर बनना है यार, मैं फिर से एडिटर नहीं बनूंगा। लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ब्रेक दूंगी। और मतलब कुछ ही दिन एडिटिंग का हुआ था, 2-2.5 महीने। उसके बाद अचानक से अनाउंसमेंट की वो कि सास बहू में मैं एक नया डायरेक्टर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का। और उसने बोला कि संतोष तू चल, मुझे लाई और ऑफिस में बैठा कर बोला सबके सामने कि सास बहू का डायरेक्टर ये बनेगा। उस समय तो, आपकी उम्र क्या रही होगी? 19 साल, मात्र 19 साल। तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया। पूरी इंडस्ट्री जब ये जानी स्तब्ध रह गई कि एक 19 साल का लड़का जो बहुत फेमस था उस समय में, सास भी कभी। तो मेरे गांव में या मेरे शहर में इस बात की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है, तो मैंने उसका प्रचार भी नहीं किया, लोग जान भी नहीं पाए। काफ़ी अब मतलब कुछ वर्ष पहले लोग जान पाए कि भाई ये डायरेक्टर हैं, ये तो मुंबई में बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए। गांव की तरह ही मैंने ज़िंदगी यापन की। और जब मैं पापा के पास आया तो पापा ने बोला कि तुम्हारा स्किल पावर ऐसा था और तुम परफेक्ट लाइन में गए हो, इसी लाइन में तुम अपनी जर्नी करते रहो।
तो आपने उसके बाद तो बहुत सारे सीरियल्स किए और बहुत सारे फिल्म्स को भी आपने किया। तो क्या मैट्रिक के बाद आपकी पढ़ाई नहीं हुई, आपने बस बिल्कुल इसी फील्ड को आप अपने इसको बढ़ाने? मैंने देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि स्टडी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज मैं 2 माध्यम से, एक माध्यम से पीएचडी कर चुका हूँ नालंदा, और मैं बिरसा मुंडा से अगेन पीएचडी कर रहा हूँ, और मेरी पढ़ाई निरंतर जारी है सर। अच्छा, वो पढ़ाई आपने नहीं रोकी? स्टडी कभी नहीं रोकी, स्टडी मेरी निरंतर बिल्कुल, जारी आपके पिताजी भी यही कहते थे कि भाई स्टडी को नहीं रोकना है और अपने स्किल को आपको हमेशा उसको इम्प्रूव करते रहना है, सीखते रहना है। और मैं ये लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी मत रोको। आपको उतना समय मिलता है पढ़ने के लिए और आप पढ़ते रहो। उससे क्या होता है ना सर, डेवलपमेंट, जो आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं ना, एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है कि आपको हर क्षेत्र में आपको जो है आपको सक्सेस करा सकता है। तो आपको तो मुंबई में, मैं वापस आता हूँ मुंबई के जर्नी में, आपको ब्रेक मिल गया, अब आप डायरेक्टर बन गए थे वहाँ। बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद, बहुत संघर्ष के बाद आपको मौका मिलते चला गया। आपके केस में क्या हुआ कि आपको बहुत अच्छा एक गाइडेंस आपके फादर से आपको मिल गया, और आपने जो प्लान किया उस प्लान के हिसाब से आपको जो आपने एक डेडलाइन फिक्स किया, या आपने जो एक तय किया कि मैं इतने दिनों में इतना काम कर लूंगा, वो आप अचीव करते चले गए। जी, मुझे पापा ने युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया, पापा ने वार जोन में छोड़ दिया, बिल्कुल, लेकिन वहां पे मेरी अपनी नीति बनी। बिल्कुल, मुझे कैसे जर्नी करनी है। यही तो सबसे बड़ा स्किल है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ अचीव करता है तो उसका खुद का ही होता है। एक दिशा निर्देश जरूर मिल जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगा, लेकिन खुद को झोंकना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, सही सोच के साथ सही लोगों से मुलाकात करनी पड़ती है, और उस हिसाब से आगे बढ़ते हुए जो गोल सेट किया है उसको आप अचीव कर पाएंगे। देखिए, जो काम करना है ना सर, वो काम में आपकी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, उस काम में आपका पैशन होना चाहिए। पैशन होना चाहिए, दैट्स राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम को सिर्फ काम की तरह देखते हैं, उसमें पैशन नहीं होता। तो जब तक किसी काम को आप पैशनेटली नहीं करेंगे, पूरा उसको उसमें अपने आप को झोंक कर नहीं करेंगे, तो आपको उसका परिणाम भी उस तरह से नहीं मिल पाएगा जैसा आप सोच के उस काम को करते हैं। तो मैं आपके जर्नी पे बात कर रहा था, वापस उसी जगह आता हूँ। डायरेक्टर आप बन गए, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? कौन सा फिल्म है आपका फ्लोर जिसको आप डायरेक्ट कर रहे हैं? फिर आपके पर्सनालिटी के दूसरे एस्पेक्ट पे भी मैं बात करूँगा। देखिए, उस समय से तो अभी तक जो मेरी जर्नी रही टीवी में, अभी तक मैं लगभग 7000 एपिसोड डायरेक्ट कर चुका हूँ, तकरीबन 5-6 फिल्में कर चुका हूँ। अभी मेरी एक हिंदी फिल्म है घोड़ी पे चढ़कर आना, और ये फिल्म में मल्टीपल स्टार कास्ट है। और कौन कौन है सर उसमें? ये राजपाल यादव जी हैं, पंकज जी हैं, और आपके अरबाज खान हैं। अरबाज खान, हाँ जी। और आप जो भी आप मतलब कि जो कैरेक्टर आर्टिस्ट बड़े बड़े, मैं बहुत का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मल्टीपल स्टार्स हैं इसमें। अच्छा, मल्टी स्टार फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है ये। इसका शूटिंग शुरू हो गया? शूटिंग लगभग खत्म होने जा रहा है। अच्छा, पोस्ट प्रोडक्शन? हाँ, नहीं, एक शेड्यूल और बाकी है। एक शेड्यूल और बाकी है। तो बाकी हम लोगों ने शूटिंग कर ली। अभी दिसंबर में हम लोग फ्लोर पे ही थे, तो खत्म लगभग। अच्छा, आप कितने दिनों में अपने गांव जाते हैं? और गांव अगर जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई अब संतोष बादल, अब आप तो डायरेक्टर हो गए, या लोगों में वही इनोसेंस है? बहुत लोग नहीं भी समझ पाते होंगे कि भाई डायरेक्टर मतलब क्या। फिल्म लाइन में इतना तो जरूर समझ पाते होंगे। देखिए, जब मैं डायरेक्टर बना और पापा से मिला, मैं बोला कि मैं डायरेक्टर बन गया पापा, और औरंगाबाद में मैं इकलौता डायरेक्टर हूँ, इतना बड़ा डायरेक्टर, तो पूरे ज़िले में मेरा नाम है। तो मेरे पापा बहुत साइलेंट थे। मैं बोला कि यार, मैं इतना एक्साइटमेंट में मैंने सारी बातें बताई और पापा एकदम साइलेंट है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो तब अपने बेटे को मानूंगा जब औरंगाबाद ज़िले से 1000 संतोष बादल बने। तो मैं बोला कि पापा, बोला कि हाँ, जब तुम फिल्म लाइन में गए हो, यहाँ से इकलौते आदमी सक्सेस हुए हो, तो औरंगाबाद ज़िले में फिल्म लाइन क्या होता है ये कैसे लोगों को पता चलेगा? ऐसा थोड़े कि सिर्फ हीरो हीरोइन का रोजगार है, बहुत बहुआयामी क्षेत्र हैं। जी, तो तुम्हें लोगों को बताना होगा कि फिल्म लाइन क्या है, शूटिंग क्या है, और यहाँ के लोगों को आकर्षित करना होगा ताकि रोजगार में लोग जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा
बिहार में औरंगाबाद में इकलौता संतोष बादल के नाम से हो, नहीं, वो संतोष बादल जिसने 1000 संतोष बादल और बनाया, ऐसा मेरा बेटा हो। तो फिर मैं बोला कि अब क्या करें, और फिर मैंने बहुत प्लानिंग करते करते 2004 में, उस समय मनोज तिवारी वगैरह बड़े स्टार थे, जी जी, तो मैंने पापा को बोला कि पापा मैं ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो है ना, इधर अभी तक शूटिंग नहीं हुई है इतने बड़े स्टार के साथ, तो मैं फिल्म लेकर आता हूँ। तो बोले कि एकदम करेक्ट लेकर आओ, लोगों को समझ में आएगा कि फिल्म बनती कैसे है और लोगों का इंटरेस्ट आएगा। तो मैं 2004 में मनोज तिवारी और मल्टीपल स्टार के साथ अपने गांव में, मतलब कि आधुनिक संसाधनों के साथ, वो संसाधन आज भी भोजपुरी फिल्म में यूज़ नहीं होती है, जिमी जीप और तमाम चीज़ें उस जमाने का, मैंने अपने गांव में लाया। तो जब गांव के लोगों ने शूटिंग, मतलब हज़ारों हज़ार की भीड़ थी, और लोगों ने बोला कि ये हो से मघी में कि वो हमने तो समझा ली कि खाली हीरो हीरोइन हाथी जा, इतना मान आदमी 300 आदमी काम कर रहा है ना, एक सिनेमा बनाने में। तो मैं बोला हाँ, तो लाइटमैन क्या होता है लोगों ने जाना, उसके पीछे कैमरामैन का काम क्या होता है लोगों ने जाना, उसके पीछे सेटिंग, ये वो तमाम तरह की चीज़ों को लोगों ने समझा। और कई लोग उसके बाद से, आज हमारा जो क्षेत्र है दाऊद नगर, मल्टीपल आर्टिस्ट है, मल्टीपल टेक्नीशियन है, मल्टीपल तरह तरह के लोग हैं, और मैं खुशनसीब आदमी हूँ कि लगभग 99.9% लोग मेरे थ्रू हैं, है ना, बॉम्बे में काम कर रहे हैं, बॉम्बे में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने बोला, आप लोगों को आपने रोजगार दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आपने एक नाम कमाया है, मुकाम हासिल किया है, और उस क्षेत्र में अपने इलाके के लोगों को आपने न केवल उस क्षेत्र के बारे में बताया और उसके लिए एक्टिवली वहाँ एक फिल्म को शूट भी करवाया, लोग समझ पाए और वहाँ रोजगार भी दिया, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले, तकरीबन 4 साल पहले, मेरे शहर के लोग आए और बोले कि संतोष बादल आप जैसे हैं डायरेक्टर, तो हमारा शहर का अभी तक एक हीरो नहीं बन पाया। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ। और मैंने पूरे शहर का ऑडिशन लिया, उसमें से एक लड़का मनीष सोनी, मुझे लगा कि ये हीरो बन सकता है। तो जैसे ही मुझे राजा सलहेश, जो मेरी फिल्म अभी सुपर डुपर हिट हुई है, अच्छा, मैथिली भाषा में आपने बनाया जी, तो वो बनाने का जैसे ही मौका मिला, तो मैंने दाऊद नगर से हीरो उठाया मनीष सोनी को, और उसको आज दाऊद नगर के लोग हों, चाहे मिथिला के लोग हों, चाहे भारत के लोग हों, मनीष सोनी एक वेल एस्टेब्लिश जो है मेरे दाऊद नगर शहर का हीरो है। और इसके साथ कई मल्टीपल लोग हैं जो फेमस हुए दाऊद नगर में। तो वहाँ के, अभी मैं डायरेक्शन क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। देखिए 2-4 साल के अंदर 2-3 डायरेक्टर भी बनेंगे, 1-2 कैमरामैन में भी अच्छे ढंग पे पहुँचेंगे, और कलाकार तो बहुत सारे लोग हैं। तो आपके फिल्मी करियर के बारे में तो हमने अपने दर्शकों को बताया कि इन्होंने एक सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, और कड़ी मेहनत के साथ साथ एक रोड मैप बनाया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे संतोष बादल जी बहुत कम उम्र में ही इस बात को समझ गए हैं कि उन्हें इस क्षेत्र में जाना है। आप किसी भी उम्र में कभी भी आप अगर सोच लें और उस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं, तो फिर मंजिल नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मुश्किलात ज़रूर आएंगे, चुनौतियां ज़रूर आएंगी। मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आता हूँ, आपके पर्सनालिटी के दूसरे एस्पेक्ट पे। फिल्म मेकिंग एक पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट है। मैं संतोष बादल जी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि गोबर से गणेश का प्रतिमा बनाना अपने क्षेत्र में, औरंगाबाद के दाऊद नगर और अपने गांव के लोगों को रोज़गार देकर, और गोबर से गणेश बना के, गोबर गणेश हम लोग सुनते हैं, गोबर से गणेश की प्रतिमा बनाकर ये बॉम्बे में सप्लाई करते हैं। और कई एक बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस, अगर मैं गलत ना हूं तो उनके यहाँ ये जाता है, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें 1200 वैसे 12,000 वैसे गाय का गौशाला बना हुआ है। जो गाय बीमार हैं उसका इलाज के लिए इस गोबर से गणेश की प्रतिमा को बनाकर इसको बॉम्बे में बेचकर जो पैसा आता है उससे उन गायों का इलाज होता है। ये क्या था आपका? ये तो बड़ा ही यूनिक है। ये घटना थी लॉकडाउन की जी। लॉकडाउन हुआ तो जब मैं अपने गांव में जब पहुंचा तो लोगों ने बोला कि गांव में अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए एक चैलेंज था। मैं लोगों को एक ये बताना चाहता था कि आदमी जहाँ से खड़ा हो जाए वहाँ से रोज़गार है, अगर आपने सोच लिया तो। चलिए, फिल्म लाइन में जो साबित करना था वो मैं कर ही रहा हूँ, किया भी।
तो जब मैं गांव में पहुंचा तो लोगों ने बोला कि नहीं, गांव में तो कुछ बचा ही नहीं है, गांव में गाय और गोबर के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं बोला कि गाय और गोबर से ही कुछ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था। जी। तो फिर वो गोबर से जो गोबर गणेश हमने सुना था, और एक जर्मनी का वैज्ञानिक मिला था जिसने बताया था कि आपके देसी गाय के गोबर में सचमुच बहुत बड़ी ताकत है। और मैंने बोला कि भाई गोबर गणेश बोलते हैं तो क्या गोबर से गणेश जी बन सकते हैं? तो बोला एकदम बन सकते हैं। फिर वो जर्मनी का जो वैज्ञानिक था उसके साथ जो कॉल कन्वर्सेशंस और उनके असिस्टेंट आकर हम लोगों ने गोबर को एक पाउडर का फॉर्म किया, पाउडर का फॉर्म बनाकर कुछ उसमें मिट्टी मिलाकर और गणेश भगवान को हम लोगों ने बनाया। तो फिर हम लोगों ने गणेश जी को ऐसा बनाया कि ताकि वो जो है वो गमले में घर में ही लोग विसर्जित करें, और वो गमला जो है गैलरी में डालकर लोग अपना फूल लगा लें ताकि उनका गणेश जी उनके पास हो। वो कॉन्सेप्ट को फिर जब हम लोगों ने प्रचारित किया तो फिल्म लाइन के लगभग सारे जो मेरे कनेक्शन में सारे स्टारों ने इसका प्रचार प्रसार किया, और मोदी जी ने भी मन की बात में इसको बढ़ावा दिया। और आज वो फैक्ट्री जो है वो रन कर रही है, और उसका बेस यही बना कि चूँकि गोबर से है तो फिर गोबर क्यों ना ऐसे गायों को जो जिनको लावारिस छोड़ देते हैं, जिनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उन गायों को लाएं और उनके गोबर से बनाएं और ये पैसा जो है उन्हीं के इलाज में लगाएं। तो मेरा जो गणेश भगवान से जो भी हमारा पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन हम वहाँ पे सारी वो गैयाँ जो बेचारी लावारिस हैं, जो बहुत दुख में है, उन गैयों को इलाज करने के लिए टोटल पैसा 100% पैसा जो है। और फैक्ट्री आपका गांव में ही? हाँ जी। तो संतोष बादल जी से हमने बातचीत की और विस्तार से अपने दर्शकों को बताया कि अगर कोई सपना आपने देखा है तो उसको पूरा करने के लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इनके पर्सनालिटी में, संतोष जी के पर्सनालिटी में बहुत कुछ ऐसा है जो सीखने जैसा है। हेड्सअप न्यूज़ के पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा और बताऊंगा कि क्या कुछ उनमें खास है जो हमें कुछ सिखा जाएगा। दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हेड्सअप न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।